ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज जिस फनकार से आपकी हम मुलाकात करवाने वाले हैं, जो अपनी बीती यादों में हमें लेके जाएंगे। खैर इनके पास सिर्फ बीती यादें नहीं है, इनके पास किस्से बहुत अनमोल है, खजाना है इनके पास गीतों का, नगमेनिगारी का, कलमकारी का। आज के दौर में भी ये लोगों के दिलों में जीते हैं। इनके अल्फाज की जादूगरी बाकमाल रहती है। जब जब कलम उठाया है इन्होंने, तब तक नया शाहकार पैदा हुआ है। हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आज, जो हमारे साथ मेरे गुफ्तगू रहेंगे नन अदर देन समीर साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका समीर साहब। शुक्रिया शिबा, बहुत अच्छा लगा। और एक तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आते ही कहा तुमसे कि मैं तुम्हारी आवाज़ का बड़ा मुरीद रहा हूँ, और आपकी भाषा बहुत खूबसूरत है। आप उर्दू बहुत अच्छा बोलती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप जिससे भी बात करती हैं उसके बारे में आप काफ़ी कुछ सोच समझ के जान के फिर सवालात करती हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, हम रूबरू हैं। और से इंतज़ार था कि हम एक दूसरे के रूबरू हो जाएं और आपके साथ बड़ा खूबसूरत किसी शायर की एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। देर आए दुरुस्त आए, आपके साथ बहुत बातें करनी है। खैर शायरी आपकी तो रगों में है, क्योंकि आपके वालिद साहब अनजान साहब हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत नाज गीता नगमेनिगार थे, जिनकी सरपरस्ती में रहकर आपने काफ़ी कुछ सीखा। उनकी बात अगर हम करें तो शुरुआत में वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि आप बैंक का काम कर रहे थे, बैंक में जॉब कर रहे थे। तो जब आप बैंक की नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए तो उन्होंने कई सारे सवालात आपसे पूछे थे, आपके जज्बात को ठेस भी पहुंची थी, लेकिन हकीकत से आपको रूबरू करा रहे थे तब। तो बहुत सच था। किस मरहले पे बैंक का काम आप कर रहे थे आपने सोचा, क्योंकि ये पल तो बहुत पहले से रहा होगा आपके ज़हन में, शायरी जो है वो बीज कब बोना शुरू हुआ था? शिवा, उसका सबसे बड़ा रीजन जो था, क्योंकि ये ख्यालात कई बार मेरे जहन में भी बहुत आते थे कि वालिद साहब मुझे क्यों मना कर रहे हैं, जबकि शुरुआती दौर में मेरी रुझान उन्होंने जानबूझ के ऐसी तरफ कर दी थी कि अगर इसमें कहीं भी वो शायरी का कोई भी कीड़ा हो तो वो मर जाए और ये आगे उसको ना लेके जाए। मगर ये जो चीज़ होती है, शायरी करना, एक्टिंग करना, कोई भी क्रिएटिव काम करना, ये आप सोच के नहीं कर सकते, ये अंदर एक गॉड गिफ्ट। इसीलिए हमको बोलते हैं वी आर क्रिएटर, सो वी आर द क्लोजेस्ट टू क्रिएटर। आई थिंक क्रिएटर तो एक ही है, ऊपर वाला, हम तो उसके बनाए हुए लोग हैं। मगर वो अंदर कोई एक चीज़ हमारे अंदर एक्स्ट्रा डाल देता है, जिससे हम लिखने लगते हैं, हम एक्टिंग करने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं। वो उसकी आमद के ऊपर है, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो कहीं जब शुरुआती दौर में मेरे जहन में कुछ लाइनें आती थी तो मैं कह जाता था, मगर उस पर कभी सीरियस नहीं होता था। मुझे लगता था कि चलो यार कुछ आया है इसको लिख लेते हैं। पहले जैसे मस्ती में कोई लाइन लिख ली, कभी किसी को देखा लिख लिया, कभी किसी घटना दुर्घटना से कुछ लिख लिया, मगर कभी उस पर सीरियस नहीं हुआ। बट जो मेरे दोस्त यार थे बड़ी तारीफ़ करते थे, यार तू कभी कुछ लिखता, अच्छा लगता हम लोगों को। तो मैं धीरे धीरे सोचने लगा, यार अब इसको कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो मैंने एक डायरी बनाई, उसमें मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी हरी मुहूर्त देखी, तो वो फिर क्या हुआ, फिर वैसी संगत होने लगी। फिर कुछ शायर दोस्त मिल गए, फिर उनके साथ गोष्ठियाँ शुरू हो गई, फिर वाहवाही हो गई, फिर वाहवाही हो गई, मुशायरे शुरू हो गए, टेलीविज़न तक चले गए, रेडियो तक चले गए। एंड फाइनली एक दिन ये डिसाइड किया, और बाकी जो एजुकेशन का काम था वो चल रहा था। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एम.कॉम किया और अब बैंक की नौकरी भी कर ली पिताजी के कहने से। मगर अंदर से कहीं ना कहीं से ये आवाज़ आती थी कि दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, आप इसलिए नहीं बने हो, आप इसलिए नहीं बने हो समीर, तुम गलत जगह हो, इसको छोड़ दो अगर तुम ज़िंदगी में कुछ आगे जाओ। और मैंने हमेशा पूरी उम्र केवल दिल की सुनी। वाह। और एक रात का फैसला था, मैंने माँ से कहा कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं मुंबई जाऊँगा। और उस ज़माने में बैंक की नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, और मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और मेरी फैमिली, चूँकि हम बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, सो घर वाले बहुत डर गए कि यार एक ही सहारा था, ये अगर चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर मेरा डिसीजन बहुत फर्म था, और मैंने माँ से 500 रुपया लिया, और मैं वहाँ से जो निकला
तो पीछे मुड़ के नहीं पीछे देखा। मुड़ के देखा नहीं। और फिर तो सारी दुनिया को पता है कि कैसे पिताजी से मिला और उन्होंने क्या क्या सवालात किए मुझसे और मैंने उसका क्या जवाब दिया। जो सवालात आपके वाले साहब ने आपसे पूछे, सबसे पहले सवाल तो यही किया था आपसे कि आपने प्यार किया है कभी। हाँ, ये जहन में मेरे बात आ रही है कि कभी कहीं ना कहीं किन्हीं मौक़ात पर आपने अपने वाले साहब से कभी पूछा, आपने मुझे ये सवाल क्यों पूछे थे? भाई, और उसी वक्त क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे पूछा ना कि अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा, तब मेरे जहन में तो चल ही रहा था कि आखिर इन्होंने इस मौके पे सवाल पूछा क्यों। तब जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया और वो जवाब बहुत खूबसूरत था और बहुत ही फिलॉसफिकल जवाब था कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो या भगोड़े आशिक हो। और जब मैंने कहा कि नहीं, मैंने जब प्यार किया तो प्यार किया, कोई प्यार सोच के नहीं करता। तब उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है एक महबूबा की तरह है और अगर तुम भगोड़े होगे तो मैं तुमको यहाँ ठहरने नहीं दूंगा, और अगर तुम सच्चे आशिक हो तो मुझे मालूम है कि तुम भागोगे नहीं छोड़ के, तो मैं तुमको अपनी स्वीकृति दे दूंगा। बावफा और बेवफा की बात कही थी उन्होंने। तो उस दिन मुझे लगा कि मेरे पिता कितने बड़े फिलासफर थे। और शिबा मेरे ख्याल से ज़िंदगी के ऊपर इतनी खूबसूरत लाइनें जो उन्होंने लिखी थी कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। सो उन्होंने ज़िंदगी में, मैं अपने फादर के बारे में बोलता हूँ कि वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे पिता भी थे, मेरे मुर्शिद भी थे, वो सब कुछ थे मेरे, और वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनकी सरपरस्ती में रहकर काफ़ी कुछ आपने सीखा, उन्होंने आपको टेक्निक सिखाई। जैसे आप दीवाने थे आनंद बख्शी साहब के, आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप बड़ा वो नस पकड़ लेते हैं हर दौर के नौजवान की, और वो दिल की बात कह जाते हैं आप। इसी तरह से मजरू साहब ने हर दौर के जनरेशन के लिए लिखा, हर एक जनरेशन के लिए लिखा। उसी तरह से आनंद बख्शी साहब का भी था, आपके वालिद साहब का भी ऐसे ही कुछ था। तो आपकी संगत और सरपरस्ती, आपके मेंटोर, आपके गुरु, ये तीनों रहे आपके जहन में। तो हो सकता है इसका भी एक नतीजा है, टेक्निक्स भी आपने सीखी, आप बहुत बेहतर से लिख पाए। बिल्कुल, जब आपका दौर था तब तो सारे धुरंधर अराउंड थे इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की, क्योंकि ये कि डर हमेशा दिल में रहता था कि मैं जिनके सामने लिख रहा हूँ वो कौन है। मजरू सुल्तानपुरी हैं, बख्शी हैं, राजेंद्र किशन हैं, इंदिवर हैं, अनजान हैं, ऐसे ऐसे लोग जो सारे के सारे मेरे पिताजी की उम्र के थे, और इन सब का मैं बहुत बड़ा मुरीद था और मैं इनके सबके गाने मुझे बहुत पसंद थे। ये मेरे अपने पसंदीदा चंद शायर हैं, वो अलग बात है, मगर सब ने बहुत अच्छा काम किया उस दौर में। तो कहीं ना कहीं एक डर रहता था, जब मैं कलम उठाता था तो लगता था यार ये अगर मैं लिखूंगा और कल बाहर आएगा तो ये लोग सुनेंगे तो बोलेंगे क्या लिखा इसने। तो कहीं ना कहीं उस डर ने मुझसे अच्छा काम करवा लिया। क्या बात। और इन लोगों से, ये मेरे साथ जो तुमने सवाल किया कि आप इनकी सरपरस्ती में थे, वो बहुत सही है, क्योंकि मजरू साहब से मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी, बख्शी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मजरू साहब से मैंने कमाल की और चीज़ सीखी थी कि अंकल, कई बार जैसे जो बिगिनर्स होते हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको एक दो लाइन तो आ जाती है, उसके बाद लिखा नहीं जाता। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मुखड़ा तो आ जाता है, अंतरे का थॉट समझ में नहीं आता। उन्होंने इतना अच्छा कहा कि देखो बेटा, बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ। जो मुखड़ा होता है ना, मुखड़ा खुद दो अंतरा कहता है। तो मैंने बोला मैं समझा नहीं। बोले फॉर एग्जाम्पल, गाना कोई भी गाना ले लो, किसी का भी कोई गाना ले लो, मान लो बारिश का गाना है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। ये मुखड़ा तुमको आ गया, अंतरा कैसे लिखे? तो बोले पहली लाइन क्या है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। तो तुम पहले अंतरे में पूरी बरसात को डिस्क्राइब करो कि बरसात कैसी थी, क्या था, बिजली थी, हवा थी और घटाएं थीं, बारिश थी, बूंदें थीं। तो अब एक अंतरा तुम्हारा वो हो गया। दूसरा लाइन में तुमने कहा कि एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। अब उस लड़की को तुम डिस्क्राइब कर दो कि जिस लड़की को तुमने देखा वो कैसी थी, क्या था, उसकी खूबसूरती कैसी थी, वो भीगी हुई कैसी लग रही थी, उसने क्या पहना था। बस ये दो अंतरे तुम्हारे हो गए। ये जब दो अंतरे तुम कंप्लीट करोगे तो ये दो अंतरे और दो अंतरे देके चले जाएंगे और ऐसे ही पूरा गाना चलता रहेगा। सो सी ये जो बारीकियाँ, ये जो बारीकियाँ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये अगर वो लोग नहीं मिले होते
तो शायद मैं नहीं सीखता। तो डेफिनेटली जो तुमने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि ये लोग मुझे मिले और इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। सबसे अच्छी बात क्या होता है, जब आप कंपटीटर होते हैं तो एक नोइनली अननोइनली एक एनिमिटी कहीं ना कहीं अंदर रहती है कि यार मैं इसे क्यों बताऊं, ये मेरा कंपटीटर। मगर उनको अपने हुनर पे, अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस होता था कि उनको मालूम था कि भाई जो मुझ में है वो मुझ में है, वो कोई लाख बड़ा आ जाए वो दूसरा नहीं बन सकता। इसलिए वो खुल के तारीफ भी करते थे। कभी मेरा कोई गाना अच्छा लगे तो एकदम वो सामने से आके गले लगा के तारीफ करते थे। तारीफों की बात आ गई यहाँ आनंद बख्शी साहब से, आप बारहा चाहते थे कि कभी ना कभी तारीफें करें आपकी, बहुत उम्दा गाने लिखे, फिर उनके पास चले जाते थे, तारीफें नहीं मिलती थी, बड़ा दिल टूट जाता था। लेकिन एक बार राजा हिंदुस्तानी का गाना जब उन्होंने सुना था तो खुद ही आपसे बात की थी फोन पे और बहुत दुआएं दी थी। जी आपने बहुत मोमेंट बड़ा अच्छा रहा होगा आपके लिए, भावुक सा। अरे मत पूछिए, मैं मेरे ख्याल से मुझे सारे सम्मान मिले हैं और मैं अगर आपसे कहूं कि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा सम्मान जो मुझे मिला वो वही था जो आनंद बख्शी ने मुझे दिया। और मुझे याद है रात को कुछ 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मैं घर सिटिंग करके लौटा था और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, और तो उन्होंने लैंडलाइन पे फ़ोन किया और जब घंटी बजी तो मैं उनकी आवाज़ पहचानता था। तो वो हेलो उन्होंने कहा, तभी मैं समझ गया कि बाप रे पापा जी का फ़ोन है। तो मैंने बोला अंकल सुन, तो हाँ तो मुझसे बहुत बोलता था ना कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैंने दिया भी था, मगर बेटा आज मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आज मैं तेरा गाना सुन के आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि शायद वो परदेसी की बात करेंगे या पूछो जरा पूछो की बात करेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं, जो गाना मुझे बहुत पसंद आया, जो जिसकी वजह से मैंने तुझे फ़ोन किया, वो गाना है कि तेरे इश्क में ना। और उसमें जो तुमने वो लाइन लिखी है कि दिल मेरा दिल है तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल मेरा दिल है खिलौना नहीं। जो तुमने कैरेक्टर के दर्द को पकड़ा और जो उस लाइन में जो तुमने बात कही, तो मुझे लगा कि यार एक राइटर ऐसा आया जो किरदार जीने लगा है। और ये जो सामने वाला फनकार है, जो कलाकार है, अदाकार है, उसके भावनाओं से, उसके जज्बात से अब ये वाकिफ़ हो चुका है। अब इसका हाथ कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता जी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन है जो मैं सारी उम्र उसको भूल नहीं सकता हूँ। और मेरे ख्याल से उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि देखो तारीफ़ें तो मिलती हैं, हमारे फ़ैन भी बहुत सारे हैं जो कभी अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। मगर जब वो लोग आपके बारे में साहिर साहब बात करें, आपके बारे में मजरू साहब बात करें, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ यार हमने कुछ ज़िंदगी में थोड़ा बहुत किया है जिसकी वजह से ये मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि बख्शी साहब के बाद आपने इतना काम किया, इतने हिट गा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरी कम से कम अगर मैं 10 भी जन्म लूँ तो मैं बख्शी साहब के आसपास भी नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि उनकी उनमें जो बात थी वो केवल उन्हीं में थी। वो दुनिया का कोई भी पैदा हो जाएगा मगर वो पैदा नहीं होगा जो आनंद बख्शी में था। जैसे नौशाद साहब ने एक बार लता जी के बारे में कहा था कि आने वाले दौर में लता से बेहतर सिंगर भी आ सकती है मगर लता नहीं आ सकती। तो किसी ने इस पे लिखा है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे। वाह। तो मुमताज जो है वो है हर इंसान की अपनी रूह, जो केवल उसकी होती है और उसके अंदर होती है। वो रूह किसी और में नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही चीज़ आपकी है ज़िंदगी में, ये हाथ पाँव नाक कान मुंह, ये तो सब आने जाने वाली चीज़ है। केवल आपकी रूह जो है वो आपकी अपनी होती है, जिसको हम कभी अपना बोलते नहीं, मगर जब आप गहराई में जाते हैं तब आप रियलाइज करते हैं। रूह जो है उसने आपको हमेशा रास्ता दिखाया कि आपको कहाँ जाना है और किस तरह से, किस अंदाज से आपको दिखता है। रूहानी रिश्ता कई सारे लोगों के साथ आपका रहा, जिसमें से आपके वालिद साहब है, आनंद बख्श साहब है, मजरू साहब है, या फिर अगर हम नाम लें आनंद मिलन जी का, उनके साथ भी आपका रूहानी रिश्ता रहा। मैक्सिमम गाने आपने उनके साथ किए और ये टीम बहुत अच्छी रही, समीर साहब और आनंद मिलन। आनंद मिलन को मैं कभी भी अपना म्यूजिक डायरेक्टर नहीं कहता हूँ, दे आर लाइक अ ब्रदर टू मी, दे आर लाइक अ फैमिली टू मी, क्योंकि आनंद मिलन ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और आनंद मिलन ने ही नहीं, उनके पिता स्वर्गीय चित्रगुप्त जी जो अपने ज़माने के बहुत महान संगीतकार रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि रीजनल फिल्म, मैंने पहली फिल्म जो की थी ओरिजिनल थी, भोजपुरी फिल्म थी, मैभा मतारी नाम था उसका। और उन्होंने मेरे संघर्ष की कम से कम 3-4 साल उन फिल्मों में गाने लिखवा के निकाल दिए, वरना शायद मैं ठहर भी नहीं पाता इस इंडस्ट्री में। और मैंने करीब 117 भोजपुरी गाने लिख डाले उस दौर में।
और शुरुआती दौर में। और वो अच्छा ये था कि मैं ताज़ा आया था वहाँ से यूपी से, और मुझे उस भाषा की पूरी पकड़ थी, तो उनके साथ। और वो ही वॉज द लेजेंडरी कंपोजर, मतलब भोजपुरी फिल्मों में उनको मसीहा मानते हैं। मतलब पहली जो भोजपुरी फिल्म बनी थी उसमें भी चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। और उन्होंने फिर मुझे आनंद मिलन से इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और पहली हिट फिल्म जो हुई, जहाँ से समीर को लोग जानना थोड़ा बहुत शुरू किए, दैट वाज दिल। राइट। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। आमिर खान साहब के साथ आपका सिलसिला शुरू हुआ, साथ में माधुरी दीक्षित थी, और माधुरी दीक्षित के हमेशा आप फैन रहे हैं। अगर हम ये कहें कि आपकी जो मोहब्बत, जिसे हम कहें अधूरी रह गई थी, जिसने आपके अंदर एक और रूमानियत का जुज़ डाला है, जिसे कहते हैं एक शायर, बेहतर शायर तभी वजूद में आता है जब कुछ कमी रही होगी उसके साथ, या रोमांटिक शायर जो है, रोमांटिसिज्म की तरफ जिसका ध्यान जाए, उसने कहीं ना कहीं अपनी मोहब्बत खो दी हो या मुकम्मल नहीं रही हो। हम ये कह सकते हैं मुकम्मल तो आपकी नहीं रही, वो ऊपर वाले को प्यारी हो गई तो वो चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में वो रोमांस उसकी वजह से काफ़ी आया होगा, या जो दर्द है, जो जख्म है, ये सारी बातें उसकी वजह से काफ़ी आई होंगी। उसके बाद माधुरी दीक्षित के लिए आपने कई सारे गाने जो है लिखे, दिल हो, बेटा हो, राजा हो। सो वो माधुरी दीक्षित का वो क्रेज़ किस तरह से आया जब आप गाने लिखते थे उनकी फिल्मों के लिए? सो थॉट क्या रहता था, थॉट प्रोसेस क्या रहता था? नहीं शिवा, मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान उनका आशिक रहा है। और एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि वो कौन है, ये माधुरी जी को डेडिकेट कर रहा हूँ, कि वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं। हाँ। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। वो इतनी खूबसूरत हैं, और उनका हर अंदाज एज एन एक्ट्रेस, एज ए ह्यूमन, बहुत कमाल की लेडी हैं, और बहुत प्यार करती हैं लोगों को जो उनको चाहते हैं, और उनको डिज़र्व करती हैं कि लोग उनको इतना चाहें। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी पहली फ़िल्म जो है उसमें वो थी, और बहुत मशहूर हुई फ़िल्म, और उसके बाद मैंने और उन्होंने बहुत काम किया। एक दौर ऐसा भी आया जबकि एक बड़े किसी जर्नलिस्ट ने, तुम्हारे जैसे किसी मंचले ने छेड़ा था कि भाई साजन में ये है कि माधुरी जी संजय दत्त की शायरी पे मरती हैं, तो शायरी तो संजय दत्त की तो थी नहीं, शायरी तो समीर साहब की थी। तो एक बार फिर इनडायरेक्टली वो समीर साहब पे मरती है। तो आई सिटिंग में, तो मैंने छेड़ा तो बहुत मुस्कुरा के टाल गई, बोले समीर जी कमाल है, देखिए लोग क्या क्या सोचते हैं। मगर उनमें है वो बात। और ये जब उनकी फिल्में मैंने लिखी हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं मेरे जहन में रही हैं, और जब उनके लिए लिखता हूँ तो मैं एक ख़ास थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सी द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। सो वो जो भी बेस्ट काम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ आए। और देखिए जितनी फिल्में रही हैं सब सुपरहिट उनके साथ फिल्में आई हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन ही कमाल था। माधुरी दीक्षित, आमिर खान, आनंद मिलन, मैं, और बहुत सालों एक दूसरे के साथ काम किया। और वो एक दौर था कि उस दौर के जितने भी सुपरस्टार थे, चाहे वो शाहरुख रहे हों, आमिर रहे हों, सलमान रहे हों, सबके साथ काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। और एक मैं अगर कहूँ कि 60-70 के बाद अगर कोई एक अच्छा म्यूजिक का दौर आया तो 90 ही था, जबकि पूरा मेरे ख्याल से 10-15 साल 20 साल जो था म्यूजिक के लिए ही डेडिकेट हुआ था। उसमें तमाम जो संगीतकार थे, आनंद मिलन, नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, इलैयाराजा, रहमान, ये सब वो एक कमाल का दौर चला। और सारी फिल्मों के म्यूजिक, अभी तो एक गाना कोई हिट हो जाता तो हंगामा होता, पहले के सारे गाने सुपर हिट हो जाते। और आप सोचिए, जैसे आपका आशिकी का एल्बम है, उसकी हम बात करेंगे, नजर के सामने जिगर के पास या दूसरे कुछ, वो एल्बम इतना बड़ा हिट हो गया, और आज भी वो एल्बम इतना हिट है। एक ही एल्बम में, एक ही फिल्म में इतने सारे गाने, और एक ही लिरिसिस्ट वो गाने सारे लिख रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आजकल के दौर में ऐसा तो होता ही नहीं है, बिल्कुल चीजें बदल गई हैं। तो आप उस दौर को मिस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे अपने 90s के दौर। ये ऐसा दौर आ गया है कि जैसे हम बोलते थे कि शादी होनी बहुत ज़रूरी है, और एक फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ऐसा हो गया कि भाई हर दिन नई शादी हो रही है, तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि बीवी कौन है, घर कौन सा है, बच्चा
प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब पूरी फिल्म लिखते थे तो हमको एक तो कहानी पता होती थी, उसके किरदार पता होते थे, ये पता होता था कि भाई पिछले गाने में हमने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वैसा कोई थॉट रिपीट तो नहीं हो रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि एक एक गाने में 4-4 5-5 राइटरों का नाम है। हाउ इट कैन हैपन? मुश्किल क्या होती है, वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन हो ही नहीं सकती। एक राइटर है वो केवल हुक लाइन लिख के जाता है, एक राइटर आता है केवल रैप लिख के जाता है, एक राइटर आता है मुखड़ा। सो इसमें क्या हो रहा है, इतनी बिखर गई हैं चीज़ें। हमारे दौर में अभी हम साजन लिख रहे थे तो हमको पता था ये सलमान का गाना है, ये संजय का गाना है, और ये किस सिचुएशन पे गाना है, इसमें क्या दर्द है। आशिकी में देखो, आशिकी के हर गाने में मैंने कहीं ना कहीं आशिकी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और हर गाने में कहीं ना कहीं आप देखेंगी तो जो फिल्म की प्रोग्रेशन है वो गानों की प्रोग्रेशन, उनके थॉट्स की प्रोग्रेशन भी वही है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, मैंने एक गाना लिख दिया, दूसरा राइटर आया कुछ और लिख के चला गया, तीसरा, उसको मालूम ही नहीं फिल्म में कहाँ है, क्या किरदार है। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं आज के दौर में, और इसीलिए हम बोलते हैं कि वी वर द लकीएस्ट कि हमको एक इतना खूबसूरत दौर मिला जिसमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। सबीर साहब, और भी गुफ्तगू होगी, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे बदस्तूर, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है इंडस्ट्री का जाना माना नाम, बहुत ही बेहतरीन गीतकार, नगमे निगार सबीर साहब। अभी भी आप बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, आप सलमान खान के साथ तो अभी भी आपका सिलसिला जारी है। आप सोचे साजन फिल्म में आपने उनके साथ काम किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली अब दबंग 2, अब बताइए तेरे नैना बड़े दगाबाज थे। क्या है शिभा, एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर आपको वक्त के साथ चलना है तो वक्त के साथ बदलना भी पड़ेगा। बदलाव इतना आसान नहीं होता। हर 20 साल 25 साल के बाद जब जवान होती है पीढ़ी, तब वो अपनी एक भाषा लेके आती है, अपना एक थॉट लेके आती है, अपनी एक उम्र लेके आती है। उसके साथ कंपीट करने के लिए कहीं ना कहीं हम जिस दौर में होते हैं, हम इतना काम कर चुके होते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है हमारे जहन में होता है, उसको निकाल के एक फ्रेश, एक अभी एक बूढ़े आदमी को बोलो कि आपको जवान होना है तब कितनी मुश्किल होगी समझ, तो वैसे ही है। मगर मैंने कोशिश की, मैं हमेशा नौजवानों के साथ रहा, मैं हमेशा उनके माइंड को रीड किया, और जब जब दौर बदला, और लकीली ये रहा कि मेरे साथ कुछ ऐसे कंपोजर जुड़ गए जिन्होंने उस बदलाव को मेरे साथ एक्सेप्ट किया, और मुझे फ्रॉम हिमेश रेशमिया टू सचिन जिगर, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शंकर एहसान ला, ए.आर. रहमान, साजिद वाजिद, प्रीतम के साथ भी मैंने बहुत काम किया। ये तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े, तो चूँकि ये बड़े मुरीद थे, ये मुझे बहुत प्यार करते थे, कहीं ना कहीं चाहते थे मेरे साथ, और जहाँ जहाँ मैं कहीं उलझा, जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि सर क्या है ये आपने इस तरह के रंग किए, कुछ थोड़ा सा नया कर दीजिए। फिर उसमें क्या हो गया, मैं समझने लगा, और समझ के फिर मैं भी अपने आप में नया हो गया। इनफैक्ट ये बात सामने तब आती है जब कुछ होता है आई थी जी, और आपके जहन में ये था कि वो तो शायद जावेद अख्तर साहब लिखने वाले हैं, तो डेब्यू डायरेक्टर थे अपने करण जौहर साहब, तो वो कैसे मुझसे लिख पा रहे हैं? आपने सवाल भी उनसे पूछा था, कुछ होता है, और लैंड माँ गाना है, और सभी के सभी गाने आप देखिए सर चढ़ के बोल रहे हैं। क्या हुआ शिवा, जब एक दौर आया था 1997 का, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर था, और 1996 एंड में मैं कहूँ कि मेरे फादर की डेथ हुई, और आपकी जोड़ी टूट गई, वो यहाँ आनंद मिलन के भी का काम बहुत कम हो गया। नदीम श्रवण के साथ हादसा हुआ, गुलशन जी वाज किल्ड, एंड रमेश तोरानी टिप्स के ओनर जो हैं, ये लोग बेचारे जेल में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने बैकबोन से सब खत्म हो गए। तो खैर मैं पिताजी के सारे काम वाम करके जब लौटा बनारस से मुंबई, तो पहले तो वही मुझे लग रहा था मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि किसके साथ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। फिर लकीली जब मैं आया, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प था नहीं, मुझे चूँकि यही काम आता था तो मुझे आना ही था। तो पहला कॉल जो आया था वो यश जी का आया था, और उन्होंने मुझे बुला के घर पे कहा कि देखो बेटा, मेरे पास तो 2 ही राइटर काम करते हैं, तो बख्शी साहब या तुम। तब मैंने चांदनी लिखी थी वहाँ पे, और ये दिल लगी, और दोनों का म्यूज़िक बहुत मशहूर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बच्चा है, घर का बच्चा है करण जौहर, जो आदि के साथ भी था और हमारे फैमिली की तरह हैं ये लोग,
तो मैं चाहता हूँ वो एक फ़िल्म बना रहा है, कुछ कुछ होता है, जो जावेद साहब लिख रहे थे, बट उन्होंने पिक्चर छोड़ दिए, तो तुम इसमें गाने लिखो। सो मैंने बोला अंकल इट इज़ ब्लेसिंग, ये आपकी है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई ऐसी फिल्म है। और मुझे पता चला शाहरुख हैं, काजोल हैं और रानी हैं, तो एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि शाहरुख के साथ हमने बहुत काम किया था। सो जब कहानी मैंने सुनी तो अब एक मेरे जहन में कहीं ना कहीं था कि जावेद साहब के साथ एक काम करना चाहता था, तो इसको शायद कोई शायरी वायरी तो नहीं बहुत चाहिए, मगर मैंने एक मुखड़ा पहले उस पर कुछ लिखा था जो उसको पसंद नहीं आया। तो उसने कहा कि देखो सर, मैं आपको इसलिए मैंने बुलाया है कि मैं एकदम यंग थॉट चाहता हूँ, एकदम सिंपल जैसा आप लिखते हैं, आपकी जो अपनी स्टाइल है वैसा कुछ लिख के मुझे दीजिए। तब जब मैंने ये मुखड़ा लिखा कि तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। सो मैंने आधे अधूरे मन से उसको सुनाया। मुझे लगा यार बहुत सिंपल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको लगे यार ये क्या रिजेक्ट कर दे। बट द मोमेंट ही हर्ड दैट ही जंप्ड फ्रॉम वन सोफा टू अनदर सोफा। उसको लगा कि यार यही चाहिए, यही चाहिए। और फिर मैंने देखो मेरे दिल की बात, मैंने कहीं बोला कि करण यू आर लाइकिंग इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू लिटिल बेटर जॉब इन दिस। देन दैट डे ही सेड कि समीर जी प्लीज, आई गॉट व्हाट आई वांट। अभी आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मेरा थॉट मुझे मिल गया और मुझे इतने ही सिंपल और ऐसे ही गाना चाहिए। एंड देन फाइनली यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। उनके साथ तो खैर आपने फिर कभी खुशी कभी गम वो भी सामने आई है। और सबसे बढ़िया बात है आपने रोमांटिक गाने तो लिखे हैं, साथ में आप जिस तरह से मौजूद साहब की बात करें, आनंद बख्शी साहब की बात करें, आपके वाले साहब की बात करें, जिनको आप मेंटर मानते आए हैं ज़िंदगी भर, उन्होंने भी वो जो अलग अलग डोज दिया है हर बार। रोमांटिसिज्म पे लिखा, दर्द भरे नगमे लिखे, पैपी सॉन्ग्स लिखे, आइटम सॉन्ग्स लिखे, आपने भी हर एक का वो जायका चखा है, अपना अपना वो मसाला डाल के आपने इस तरह के गाने भी लिखे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस दिन कुछ कुछ होता रिलीज हुई थी, उसी दिन सेम डे एक ही दिन मेरी दो बहुत बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों के म्यूज़िक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये भी किस्सा बताऊंगा तुमको, क्योंकि पहली रिलीज हुई थी कुछ कुछ होता है और फिर आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। एंड यू जस्ट सी द डिफरेंस म्यूजिक में जो है दोनों के। एक तरफ किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं और मखना, और वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, और कहाँ तुम पास आए और तो अब होता क्या है, एक बहुत अच्छी बात, एक संतोषानंद जी बहुत मशहूर शायर रहे हैं, बहुत कमाल, बड़े बड़े पसंदीदा राइटर हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी है जो मेरे ख्याल से गीतकारों के लिए इससे बढ़िया डिफिनेशन और कुछ नहीं हो सकती कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो गीतकार को तो हर रंग में ढलना आना चाहिए, वरना आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा कि चाहे वो आइटम गाना, मेरे नाम से मैक्सिमम आइटम गाने, वो सरकायलो खटिया से लेके मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो अनारकली से डिस्को चली से लेके आ रे प्रीतम प्यारी, जस्ट नेम इट। सो कहीं ना कहीं एक बार जब आप उस रॉ में बहने लगते हैं, तब आप वही जो मैंने कहा किरदार में ढलने लगते हैं। तो फिर आपको कोई भी किरदार मिले, कोई भी कहानी मिले, आप लिख लेते हैं। और ये एडवाइस भी आपको की गई थी कि किरदार में ढलना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपके वालिद साहब ने भी आपसे यही बात कही जी 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 कि किरदार में ढलना, एक शायर को किरदार में ढलना है, उसके बाद उसको जहन में रखकर उसको लिखना है, बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, आप एक मीडियम के लिए फिल्म, एक कहानी के लिए फिल्म लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। यही फर्क जो मैं बोलता हूँ गीतकार और कवि में है। कवि स्वच्छंद है, वो लिखता है जो लिखना चाहता है। उसके सामने कोई ये नहीं होता कि एक कैरेक्टर के लिए लिखना है, कहानी के लिए लिखना है। वो एक अपनी एक कहानी बनाता है, अपना एक कैरेक्टर बनाता है और उसके लिए कुछ लिखता है। कभी वो मौसम भी हो सकता है, कभी वो कोई घटना हो सकती है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, और उस पर लिखता है। और उसका हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो कहानी में होना पड़ता है, किरदार के साथ रहना पड़ता है, और सबसे मुश्किल जो है वो है यू आर बाउंडेड बाय सो मेनी पीपल बिकॉज द लॉट्स ऑफ चॉइसेस आर देयर, दे आर द डिसीजन मेकर्स आर देयर। आपने लिखा है बहुत अच्छा, ये आपकी सोच है, वो सामने वाले को नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे, वो बेकार हो गया। आपको ढलना पड़ेगा। तो एक गीतकार को डॉक्टर भी बनना पड़ता है, उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि यार करण जौहर क्या चाहता है और डेविड धवन क्या चाहता है। अगर मैं डेविड धवन का मुखड़ा करण जौहर को सुना दूं तो वो फेंक देगा उठा के, और करण का अगर डेविड को सुना दूं तो वो फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी एक हिस्ट्री के साथ माइंड भी ये देखना पड़ता है कि इस आदमी को क्या चाहिए।
हाँ, मैं बात करना चाहूँगी शाहरुख खान की। और शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, इनके करियर में बड़ा उछाल आया आपकी गीतकार की वजह से ही, आपकी नगमे निगारी की वजह से, आपकी शायरी की वजह से, जो उन पे पिक्चराइज हुए गाने। दीवाना की बात करें, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। आप देखिए शाहरुख खान की शुरुआती दौर की फिल्म, उस फिल्म के बाद इट वाज अ सुपर डुपर हिट और शाहरुख खान सबकी नज़र में आ गए। तो उस फिल्म के गाने वो भी आज हर दिल अजीज है, नौजवान दिलों की धड़कन है। शाहरुख खान के साथ भी आपका राब्ता बहुत अच्छा रहा, फिर आगे चलकर भी बहुत गाने हैं आपने उनके लिए भी लिखे। तो दीवाना से शुरू होकर कभी खुशी कभी गम तक का सफ़र जो रहा बहुत दिलचस्प रहा, और नो डाउट आज के तारीख में सबसे बड़े सुपरस्टार वो हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे आदमी। मुझे दीवाना की घटना बहुत अच्छी याद आती है, ज़रूर सुनना चाहेंगे। बहुत, क्योंकि नदीम श्रवण जो थे वो ऋषि भैया के बहुत बड़े फैन, ऋषि कपूर के, और वो डायरेक्टर जो था उस फिल्म का, राज कंवर, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, बिल्कुल। वो ऋषि भैया की इतनी बढ़िया एक्टिंग करता था। तो नदीम हमेशा बोलते थे कि राज भैया अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं तो आज ऋषि भैया की तरह कोई एक्टिंग करके कोई उनका एक डायलॉग सुनाई। तो जब वो आता था तो पहले वो माहौल बना लेता था, उसके बाद बोले हाँ अब हम सिटिंग करते। तो ही ट्राइड कि यार ऋषि भैया मिले हैं अब, क्योंकि उनको लगता था ही द वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक हीरो हमारे दौर के। और हम लोग तो उनको बहुत, हम तो बड़े हुए हैं उनकी फिल्म देख के। मैंने बॉबी 17 बार देखी है, 17 टाइम। तो जब मिले भी ऋषि भैया के साथ तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने आरके की फिल्म की, आप लौट चलें, जो एक ही फिल्म ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी। और राइट, के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी बताऊंगा आपको। चल नहीं पाई, लेकिन हाँ चल नहीं पाई, मगर वो मुझे मेरे साथ एक बहुत अच्छा हो गया कि मैंने आरके में काम किया है। सो उनके लिए काम करने का जब मौका मिला तो हमने बोला यार, और वो भी रोमांटिक फिल्म। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी आपको, जैसे ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ये ऋषि कपूर चाहते थे कि उन पे पिक्चराइज हो? ये बल्कि शाहरुख की बात थी। शाहरुख ने जब ये गाने सुने तो शाहरुख ने नदीम भाई को बोला कि भाईजान सारे हिट गाने ऋषि भैया को दे रहे हैं यार, एक अच्छा गाना हमको भी दे दो। तो कहीं ना कहीं अगर शाहरुख, और नदीम को एक बहुत अच्छा लगता था कि यार शाहरुख में एक बात मैं देखता हूँ, बहुत जुनूनी लड़का है और ये कुछ अच्छा करना चाहता है। और चूंकि उस फिल्म में वो किरदार भी उनका बहुत बढ़िया था, तो नदीम ने बोला यार एक गाना इसको भी देते हैं। जब ये गाना बन गया और टाइटल गाना था इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। सो जब ऋषि भैया ने सुना तब उन्होंने कहा कि यार इतना अच्छा गाना, तो हम लोगों ने बोला भैया देखिए आपके ऊपर तो सारे सुपरहिट गाने आपको दिए, एक तो उसको बेचारे को दे देने दो। तो बड़ा मजा आया। और वो फिल्म, उस फिल्म के लिए मुझे दूसरा फिल्म फेयर भी मिला था। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। फिलहाल हमें लेना पड़े एक छोटा सा ब्रेक, और भी मजीद बातें करेंगे, गुफ्तगू में मजा आ रहा है। हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना चहीदा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज हमारे साथ है इंडस्ट्री का जाना माना नाम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिनके गीत खुद ही बोलते हैं, सर चढ़ के बोलते हैं, नन अददन समीर साहब। कहानियां तो बहुत है, जो गाने आपने लिखे हैं, जो लैंडमार्क है, शाहकार पैदा किए हैं आपने अपनी कलमकारी से। हर एक गाने के पीछे एक न एक कहानी छुपी रहती है। अगर आप बतियाने लगेंगे तो बहुत लंबा सिलसिला चलेगा। लेकिन कोई ऐसी फिल्म और किसी ऐसी फिल्म का गाना, या कोई ऐसी फिल्म जिसके सभी गाने जो है सुपर डुपर हिट हो गए, और किसी न किसी गाने के पीछे ऐसी कहानी है जो आपके दिल के बड़े करीब है, जो आप ज़रूर यहाँ बताना चाहते होंगे। चाहे वो आपकी फिल्म दिल वाले हो, उस फिल्म का वो गाना कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, या फिर आप ले लीजिए जीत फिल्म का तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे। शिबा, मैं तो बहुत सारे शोज भी करता हूँ, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी करता हूँ जिसका नाम है सफ़रनामा, और उसकी टैगलाइन ही है कि स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग। क्योंकि हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। कोई ऐसा गाना आज तक रिकॉर्ड नहीं होता जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी हो। कभी कोई बहुत दिलचस्प होती है, कभी कोई बहुत खट्टी, कभी कोई बहुत मीठी, कभी कोई बहुत कड़वी, मगर होती ज़रूर है कोई ना कोई कहानी। और जैसा तुमने जिस फिल्म का नाम लिया दिलवाले, बहुत कमाल की फिल्म थी, बहुत कमाल का म्यूजिक था। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी
चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। इसका एक किस्सा मुझे बहुत याद आता है। एक दिन नदीम, श्रवण और हम बैठे हुए थे। लकीली जैसे आज मैं तुम्हारी ऑफिस में जब आया तो लाइट चली गई तो हम लोग सिटिंग कर रहे थे और लाइट चली गई। तो श्रवण ने बोला नदीम को कि भाईजान अभी काम करते हैं, कल बैठते हैं। तो नदीम उस दिन बहुत ख़तरनाक मूड में थे। उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने सन्नू बोलते हैं कि सन्नू नहीं, सिटिंग तो आज होगी और आज होगी कैंडल लाइट सिटिंग। तो बोले यार आज तो कुछ खतरनाक मूड में लग रहा है कंपोजर। तो बोले लाओ, कैंडल जला दिया गया। करते करते एक सिचुएशन थी दिमाग में जिस पे काम करना था। तो लकली वो लाइन आई जहन में मेरे कि मतलब भाईजान एक बहुत कमाल की लाइन है कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। पहले था कि एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो जैसे ही नदीम ने लाइन सुनी बोले यार, मुझे पंडित जी बुलाते हैं कि पंडित जी आपने तो कमाल कर दिया यार। अरे तो ये तो गाना है आज। शिबा, यू कैन नॉट बिलीव, ही स्टार्ट क्राइंग। और जब वो नोट लगाया ना, जीता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता, एंड ही स्टार्ट क्राइंग। और हम लोग बहुत सब इमोशनल हो गए। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं भी उसी इमोशन में लिख रहा हूँ, श्रवण हारमोनियम बजा रहा है, वो भी इमोशन। खैर वो हो गया, उसको लाइट वाइट आई, गाना कंप्लीट हो गया। तो नदीम ने बोला कि यार एक काम करते हैं, देखिए। और उस दिन उन्होंने एक बहुत कमाल की लाइन कही कि समीर, एक बात आज मेरी समझ में आ रही है यार कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है। मुझे लगता है जो काम जहन से होगा जहन पे, जो दिल से होगा दिल पे, जो रूह से होगा रूह पे। आज हमने बहुत रूह से काम किया, बहुत रूहानी काम किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस, आवाम इस पे क्या रिएक्ट करेगी। शिवा, यू कांट बिलीव, हम थिएटर में जब जाके जब सैड पार्ट आता है ना अजय देवगन का, रोंगटे खड़े हो जाते। नहीं रोंगटे हमारे नहीं, एवरीबॉडी स्टार्ट क्राइंग। तब उस दिन मुझे 100%, जो मैं बोलता हूँ कि मैंने जिंदगी में हमेशा वही लिखा जो जिया। तो जब आप जो सोच के कोई काम करते हैं ना उसका, और प्रैक्टिकली आपने भी प्यार किया है, आपको भी पता होगा कि जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना तो उसका असर, कई बार आप जो सोचते हैं कि यार आज मैं देखती हूँ अगर ये आदमी मुझे सच्चा प्यार करता है तो आज ये यहाँ मिलने आएगा ही, और आप आँख खोलती हैं देखते हो आदमी आ गया है। सो कहीं ना कहीं कई गानों के साथ मेरे ऐसा हुआ। जैसे एक गाना ये था, एक ऐसी लड़की थी। दूसरा गाना नुसरत फतेह अली खान का, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। वो एक लाइन पे वो कम से कम 50 बार गाए और हर बार वो लाइन कट हो जाती थी क्योंकि वो गाते गाते रोने लगते थे। फतेह अली खान। तो वो हुआ क्या कि बोले कैसे होगा, सब टेंशन में आ गए। एक तो उनका क्या था, उनका सिस्टम जो था रिकॉर्ड करने का, वो एक बड़ी चौकी आई, उस पर बैठे, उनको टिपिकल माहौल चाहिए जैसे शो में जैसे। एक ढोलक वाला बजा रहा था और हम लोग अंदर, कोई अंग्रेज रिकॉर्डिस्ट था सनी में जो रिकॉर्ड कर रहा था उनको, जिसने उनको लंदन में रिकॉर्ड किया। उसको ट्रिक मालूम था कहाँ कहाँ माइक रखना है, कैसे। अच्छा वो गाते हो कभी इधर कभी उधर, क्योंकि ये लोग स्टेज सिंगर होते हैं। तो उसने करेक्ट सारी प्लेसिंग करके रखी थी कि सर इनको गाने दो, बस मैं क्या लेना है मैं टेक कर लूँगा। अब वो लाइन पे अटक गए। फाइनली गाते गाते एक बार वो लाइन आ गई तो फिर हमने बोला यार नुसरत भाई को ऐसा लगा था, अभी देखते हैं थिएटर में क्या होता है। और वो लाइन जैसे ही आती है ना उस गाने पे, शिबा, वो लाइन है कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, इतना बोले रोने लगे। तो उनको बोले मुझे याद आ रहा। तो कहीं ना कहीं वो जैसी वो लाइन आई, जैसे वो शिल्पा विदा होकर निकलती है और वो लाइन कादर खान भाई के ऊपर फिल्म शूट हुआ था, अरे बाप रे, मैंने बोला यार उस दिन मैंने ये बात मान ली कि ये बिल्कुल सच है कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं पे जाके असर करता है। बिल्कुल सही। और धड़कन के गाने तो सुपर डुपर हिट। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो जहाँ जहाँ हम जाते थे, पार्लर जाते थे, आइसक्रीम पार्लर, वहाँ बजते थे वो गाने। तहलका मचा दिया आपके गानों ने। वो चाहे आशिकी के हो, दिल के हो, धड़कन के हो, या दबंग के हो, या बीच में जितने भी फिल्में तेरे नाम के हो, सो मेनी फिल्म्स, यू हैव डन अमेजिंग वर्क। समीर साहब, बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें, बस आपको सुना जाए, आपके किस्से सुने जाए। अब काम इतना ज़्यादा किया है, जिस तरह से आनंद बख्शी साहब, मजरू साहब, इन लोगों के गीत हम सुनते हैं और ऐसा लगता है कि कितना खजाना इनके पास है, ऐसे कैसे लिखते थे इतने गीत।
और आपने मैक्सिमम गीत लिखे हैं, गिनीज वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्डर है आप। इतनी जल्दी फटाफट से आनंद बख्शी साहब को भी टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट लिखा करते थे। 4 मुकड़े का गीत हो तो 20-20 मुकड़े लिखा करते थे, अंतरे लिखा करते थे। ये तो बारहा लोगों ने आपसे कहा होगा कि आप इतनी जल्दी कैसे गीत लिख पाते हैं, आपसे सवाल कई लोगों ने पूछा होगा। देखो शिवा, ऐसा है कि जब भी ये सवाल आते हैं कि अभी आपने कहा कि भाई आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डर हैं, ये है, मगर मेरी सोच अगर कहूँ तो ये भी किसी शायर की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि इस ज़मीं आसमां से आगे हूँ, वक्त के कारवां से आगे हूँ, मैं कहाँ हूँ ये खुदा जाने, कल जहाँ था वहाँ से आगे हूँ। मेरी सोच केवल इतनी है कि ये सम्मान, अवार्ड, गाने, ये तमाम चीज़ें हमारे बस की बात नहीं। मेरे फादर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि ज़िंदगी में केवल 2 चीज़ें बदलती हैं बेटा, और इसके बगैर जो चीज़ बदलती है समझ लेना कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला था पापा क्या, तो उन्होंने कहा कि एक है वक्त जो बदलता ही रहता है और एक है मौसम। इन 2 के अलावा अगर इंसान कभी बदलते हुए नज़र आए तो समझ लेना उस इंसान में कोई खोट है, कुछ गड़बड़ है। हाँ। तो मैं आज भी इतना काम करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता, अभी भी मैं कोई गाना लिखने जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं अभी पहला गाना लिखने जा रहा हूँ। मुझे कभी ये चीज़ें याद भी नहीं है कि मैंने कितने गाने, अभी कभी गाने सुनता हूँ रेडियो में तो मुझे लगता है अरे यार, तब उसकी सारी कहानियाँ याद आने लगती हैं। सो जीवन में मेरा एक ही, कई बार जो नए बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द मंत्रा ऑफ योर सक्सेस, मैं उनसे 2 ही बात कहता हूँ कि जिनसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक है दैट इज़ योर कर्मा, योर हार्ड वर्क। आप के हाथ में अल्लाह ताला ने केवल एक ही हथियार दिया है, वो है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क। दूसरा है आपका पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स द लाइफ, एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। कभी जिंदगी में निगेटिव सोचो मत। आप अगर सबसे ज़्यादा जब आप तकलीफ में हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर इतनी तकलीफ ऊपर वाले ने दी है ना, तो इससे ज़्यादा आराम देगा। क्योंकि जीवन क्या है ना, जीवन में केवल दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं है। सुख तो हमारी सोच का एक हिस्सा है। मेरी सोच भी ऐसी है कि इंसान जो भी है एहसास की वजह से, अपनी सोच की वजह से है। सोच में खुराफात रखेगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। सोच को आजाद रखेगा खुराफात से, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। इट्स अ माइंड गेम। यस, अ माइंड गेम। सो कहीं ना कहीं जो कुछ भी मैंने किया या जो मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, क्योंकि इतने लोगों ने दुआ की है मेरे लिए, मेरे वालिद, मेरे घर के लोग और मेरे तमाम फ़ैन जो मुझे इतना चाहते हैं। ये 39 ईयर मेरी कब ख़त्म होने को आई है और अभी भी मैं कुछ न कुछ वर्किंग करते जा रहा हूँ, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। कोई याद ऐसी है जो आपके जहन में बाहर आती है, और जब यकबो याद आती है तो कई सारी चीज़ें लेकर आती है और सिखा के आपको जाती है, आपको दुखी नहीं करती? एक जज्बाती शायर से मैं पूछ रही हूँ ये सवाल। कुरेदना चाहती हो, अक्सर शायरों से ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि शायरों के बारे में लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी 2 कमजोरी होती है, एक है शराब और एक है शबाब। सो देखो, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है ना शिबा, कि अगर वो आपके दिल में नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। और मेरे लिए नहीं, हर आदमी के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। उसका रंग अलग अलग हो सकता है। डेफिनेटली मेरी भी ज़िंदगी में मोहब्बत आई और हमने भी प्यार किया, सब हुआ। एक ज़िंदगी थी, एक हादसे थे, कुछ हुए घटनाएं, दुर्घटनाएं, सारी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं मजरू साहब से मैंने एक बार बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि बेटा देखो, किसी भी शायर को ज़िंदगी के हर मोड़ से, हर रहगुजर से गुजरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम गुजरोगे नहीं, वो एहसासात आपके जहन में, आपके दिल में कैसे आएंगे। मगर नथिंग इज़ बैड बट डोंट बी एडिक्टेड, कि आप किसी चीज़ का, अभी आपको एक लड़की से आप मोहब्बत ही कर रहे हैं दिन भर, आप पता है लड़कियों के पीछे ही भटक रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो एक बार जो होना था हो गया, तो कहीं ना कहीं वो जो ख्यालात हैं, वो जो जज्बे हैं, कहीं ना कहीं कैद हैं जहन में, तो वो आती हैं यादें। और वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं इतने रोमांटिक गाने लिख पाया हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोमांस तो रहा होगा अंदर। और जब भी कभी कुछ लिखना होता है, हम जब उस ट्रांस में जाते हैं तो गाने बन जाते हैं। मेरे फादर की एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है,
जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। वाह क्या बात तो है। जीवन यादें काफी कुछ जीवन देके ऐसे ही जाती चलता है। रहता है। अच्छा, इसी बात में मुझे एक और बात याद आ गई, वो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि याद आती है, कोई जहन में आपके होता है, आप अच्छा लिख पाते हो, ऐसी सारी सिचुएशंस कई मरतबा आपकी लाइफ में आई होगी या सिचुएशन कभी दी गई होगी जिस तरह से आप किरदार को जीते हैं, जो कभी आपने महसूस की, कोई गाना आपने लिखा, जैसे बागबान का गाना आपने लिखा, मैं यहाँ तू वहाँ, क्या वाकई में उस वक्त आप रो पड़े थे जब आपने वो गाना लिखा था? शिवा, मैं ही नहीं रो पड़ा था, इस कमाल है, क्योंकि B.R. चोपड़ा साहब, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत तहे दिल से उनको प्यार करता हूँ, और आज जब वो नहीं है तब उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो उनकी इतनी अच्छी कहानी है, चूँकि वक्त नहीं है हमारे पास, मगर मैं किसी दिन बताऊँगा आपको। ये जब गाना मैं लिख रहा था उससे कुछ दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और ही वॉज वेरी एल्डरली, मेरे ख्याल से ही वॉज 90+। तो जब मैं मुखड़ा लिख के उनके पास सुनाने गया, और मैंने जब ये पहली लाइन, क्योंकि वो गाना सेपरेशन का है, बच्चन साहब आपको याद होगा कि वो टेलीफोन बूथ पे वो गाना, मैंने पहली लाइन उनको सुनाई, मैंने बोला अंकल ये मुखड़ा है कि मैं यहाँ तू वहाँ, तो उनका ठीक ठीक रिएक्शन था, तो उन्होंने बोला अच्छा, ये तो थोड़ा कम सुनते थे, बोले बेटा फिर से सुनाओ, तो मैंने बोला अंकल स्टार्ट है कि मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, बस ये बोलना था। ही स्टार्ट क्राइंग, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। को लगा यार ये सेकेंड लाइन में तो तुमने ऐसी बात कह दी कि मेरे दिल, और उनको मेरे 100% वाइफ की याद आ गई होगी। हाँ। क्योंकि सेम सिचुएशन से वो गुजर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि अभी इतने साल का, 50 साल 60 साल का साथ वाइफ का था, और उसके बाद उस सडन, तो उस गाने की जो तासीर थी, उस गाने में जो बात थी, वो उसकी सिंप्लिसिटी में नहीं थी, उसके अंदर जो एक दर्द था ना, और वो दर्द उसी लाइन में आता है, जिंदगी है कहाँ। तो जब जब ऐसी, जो मैं कह रहा था इतनी देर से कि जब हम किरदार जीने लगते हैं, तो उस वक्त मैं अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का सेपरेशन जी रहा था, और मैं, चूँकि मैं भी शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी भी वाइफ है, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये महसूस करता हूँ कि भाई जब आप अलग होते हैं और जब कहीं, तो वक्त कितना खतरनाक होता है, और फिर आप क्या क्या सोचते हैं। सो दैट वाज द रीजन कि उस गाने को लोगों ने इतना चाहा और इतना सराहा। तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। सारा खेल जज्बातों का है, और एक बेहतर शायर हो तो वो तो कुछ भी कमाल कर सकता है, बाकमाल चीज़ें हो सकती हैं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ गानों का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जैसे एक और गाना, अब तो हमने दर्द भरा गाना यहाँ पे सामने रखा, अब एक गाने की अगर बात करें वो है माधुरी दीक्षित, आपकी आपके ज़हनों में हमेशा अच्छी बस ही है, अखियाँ मिलाऊं कभी अखियाँ चुराऊं। आई मीन दैट सॉन्ग, वो जब आया सामने तो तहलका मचा दिया उस गाने ने, और साथ में कोरियोग्राफी भी कमाल की थी। किस तरीके से, क्या सिचुएशन लेकर आए थे आपके पास फिल्म मेकर्स? तुमने दो चीज़ें बहुत कमाल की कही, और एक जुमला तुमने बोल दिया, इससे कहानी याद आ गई मुझे कि कोरियोग्राफी कमाल की थी। हाँ। हुआ क्या, इंदर कुमार एंड अशोक ठकेरिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस फिल्म के, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक नदीम की अपनी एक स्टाइल होती है, उसके गाने जो होते हैं रोमांटिक गाने ज़्यादा होते हैं, ऐसे मैं एक डांसिंग गाना इनसे बनवाना चाहता हूँ, मगर कैसे बनवाएं। तो हमने बोला चलो हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे पास एक रिदम है, बहुत कमाल का रिदम है, मगर नदीम बहुत रिजिड आदमी है, मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं हम अपने गाना। तो हमने, तुम लोग मुझे केवल रिदम दे दो। यार उन्होंने मुझे रिदम सुनाया, मुझे रिदम बहुत अच्छा लगा, हम लोग लेके रिदम, मुझे याद है गोरेगांव में सहारा स्टूडियो में नदीम भाई आज रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, वो और गाना हो रहा था, हम लोग उनसे मिलने चले गए। तो हम लोग उनको गाड़ी में बुलाया, हमने बोला भाई नदीम भाई कमाल का रिदम आया है, इस पर आपको गाना बनाना है। तो पहले तुमको झटका लगा, रिदम पे गाना बना, समझा नहीं। तब नहीं आप सुन लो, क्योंकि आप, और मेरे दिमाग में एक लाइन भी है, आप इसको कहीं इस रिदम पे फिट करो, कैसे कर सकते हो। उन्होंने बोला अच्छा सुनाओ, बड़ा अच्छे मूड में थे, हमने रिदम बजा दिया। शिवा यू कांट बिलीव इन 5 मिनट ओनली, वो चुपचाप सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। उन्होंने बोला आप बताओ क्या लाइन है। तब मैंने उनको बोला अखियाँ मिलाऊं कभी अखियाँ चुराऊं, तूने किया क्या जादू जो, और वो लाइन जब आई कि बिना पायल के बजे घुंघरू, तो उनको लगा कुछ है इसमें बात, तो उन्होंने वहीं की वहीं वो ट्यून बना दी, अखियाँ मिलाऊं कभी अखियाँ चुराऊं, जादू ने किया जादू। हो गया, गाना हुआ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आई। जब कोरियोग्राफी की बात की, सरोज जी ने गाना सुना, सरोज जी ने बोला नदीम क्या है, एक ही रिदम चल रहा है,
इसमें मैं कोरियोग्राफ क्या करूँ, इसमें वेरिएशन है ही नहीं। अगर तुम गौर से सुनो तो एक ग्रुप चलता रहता है उस गाने में केवल। तो नदीम भाई अपने दुनिया के बादशाह आदमी वो भड़क गए। उन्होंने बोला कि देखिए सरोज जी, आपका काम है कोरियोग्राफ करना, आपका काम रिदम समझाना म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं है। तो गाना तो यही होगा, आपको क्या कोरियोग्राफ करना। और नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला अजीब आदमी ऐसी बात करता है। खैर वो भी कमाल की कोरियोग्राफर। उन्होंने भी ये चैलेंज लिया कि अच्छा अगर तुझे ये जिद है कि तू यही रिदम देगा तो अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्या मूवमेंट मैं इस रिदम पे देती हूँ जो लोग ज़िंदगी भर याद करेंगे। और लकली उनके पास माधुरी जी थी। और फिर तो जो गाना उन्होंने शूट किया अनइमेजिनेबल, आज भी लोगों को। और उसके बाद उस रिदम पे कितने गाने बने, कितने म्यूजिक डायरेक्टरों ने बनाए। बिल्कुल सही। अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या तूने किया जादू। और भी मजीद बातें करेंगे, गुफ्तगू में मजा आ रहा है। हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना चहीदा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज हमारे साथ है इंडस्ट्री का जाना माना नाम जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिनके गीत खुद ही बोलते हैं, सर चढ़ के बोलते हैं, नन अदर देन समीर साहब। आप बहुत फॉर्चुनेट इनफ रहे हैं कि आपके अराउंड लोग बहुत अच्छे थे, आपके खुद के विचार पॉजिटिव थे, लोग भी पॉजिटिव मिलते गए, नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी पे बदलते गए। जबकि आपने भी काफ़ी दुख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, स्ट्रगल पीरियड देखा। ऐसा नहीं है कि आप अनजान साहब के बेटे थे, आपको सब बहुत आसानी से मिल गया। काफ़ी जदोजहद देखी है आपने, उसके बारे में आपने जिक्र भी किया और बारहा करते रहते हैं। एक और गाने की मैं बात करूं, सनी देओल साहब की हम बात करें, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। दैट अगेन इज अ मास्टरपीस। साजिद नाडियाडवाला के साथ और मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है और हमने बहुत काम किया। अभी भी मैं उनकी फ़िल्म जो हाउसफुल 4 बन रही है उसमें मैं लिख रहा हूँ गाने। बहुत प्यार करते हैं हम लोग को। और जब ये फिल्म आई तो ये फिल्म कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी एक ट्रायंगल से, क्योंकि जब भी फिल्म में चाहे साजन रही हो, डर रही हो या ये रही हो, जब किसी फिल्म में ट्रायंगल होता है तो मज़ा आता है, क्योंकि उसमें आपको रोमांस के हर पहलू मिल जाते हैं। दर्द भी मिल जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिफरेंसेस भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं। जीत में अगेन सलमान और सनी भैया और करिश्मा और तब्बू कमाल का लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल। अब जब ये गाना बन रहा था तो कई सिटिंग्स हुई, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, जबकि नदीम भाई के साथ ऐसा होता नहीं, 1-2 सिटिंग में गाने पूरी फिल्म के पास हो जाते थे। बट ये कहीं उलझा था। और साजिद नाडियाडवाला मुझे बार बार बोले कि यार बाबा बोल, उसको एक नदीम के स्टाइल का गाना चाहिए, नदीम के। तो एक दिन लकड़ी हम लोग उनके घर पे चले गए, मराठा मंदिर के पास वो रहते थे। उस दिन उन्होंने बोला था यार हम लोग सिटिंग नहीं करेंगे, आज आपके यहाँ खाना खाने, उनका खाना बहुत अच्छा मिलता है, खाना खाने यार। हम लोग गए और उस दिन नदीम भाई ने बोला यार ये लोग कुछ, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम लोग आ ही गए हो यहाँ तक। तो फिर उसके बाद जब वो गाना बना तो इतना, मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, बहुत खूबसूरत लिखा होगा, बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन भी, बहुत ब्यूटीफुल शूट किया था और बहुत वो फिल्म का म्यूजिक सराहा भी बहुत अच्छा गया था। धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आपके वालिद साहब की बात करें, अनजान साहब का लिखा हुआ कोई गाना अमिताभ बच्चन साहब के लिए आपने भी लिखा, उन्होंने भी। अब आज रपट जाए तो आपको तो याद आ रहा होगा, आपने भी कहीं बारिश को दिमाग में रखते हुए उस मंजर पर गाने लिखे हैं। अपने वालिद साहब का कोई बेहतरीन गाना जो बारहा आपको याद आता है और आपको मिलता जुलता अपना कोई गाना उसके पास आप पाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है शिबा, क्योंकि मेरे साथ बड़ा अजीब कोइंसिडेंस कई बार हुआ। एक तो बहुत लकीली ऐसा हुआ कि वो सक्सेसफुल थे और मैंने भी थोड़ा बहुत अच्छा काम इंडस्ट्री में कर लिया। तो जब बच्चन साहब का और पापा का नाम आता है तो एक गाने के बगैर ये दोनों नाम अधूरा होता है, वो है खै के पान बनारस वाला जी। और जिस गाने का तुमने जिक्र किया, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइए, तो बल्कि पापा ने ये लाइन जब उनको प्रकाश जी ने कही तो उनको पहले लाइन का मतलब नहीं पता चला कि यार ये क्या मतलब है। तो सत्येंद्र पाल चौधरी जी जब इस दुनिया में नहीं हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बताया कि रपट जाने का मतलब होता है फिसल जाना।
तब पापा ने बोला यार बहुत नया लफ्ज़ है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो गाना बना और क्या बेहतरीन गाना था। स्मिता जी और बच्चन साहब ने कमाल का काम किया। और बच्चन साहब के साथ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, और उन्होंने उस रिश्ते को जितने प्यार से निभाया है, जिस बखूबी निभाया है, मैं हमेशा पिता के बाद जो है उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में उनके अलावा मैं किसी का पाँव छूता भी नहीं। और जब रहा कोई भी ओकेजन, अभी मेरी बेटी की शादी थी आए, बड़ी बेटी की शादी में आए, मतलब और ऐसा नहीं कि हमारा उनसे रोज़ मिलना है, बट उनमें उनको कहीं ना कहीं पिताजी के लिए, मेरे लिए, उनके दिल में एक जगह है जो हमेशा उसकी इज्जत करते हैं और हम लोगों को प्यार देते हैं। हाँ, तो यहाँ बात आई थी कि आपको अपने वालिद साहब के साथ मिलता जुलता कोई गाना लगता है कि मेरे पापा के टक्कर का है। हाँ, 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो उन्होंने एक गाना बहुत कमाल का लिखा था, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ जी। फिर मुझे सिचुएशन मिली जिससे मैंने लिखा था बम 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 बम्बई हमको जम गई जी। फिर एक फिल्म उन्होंने लिखी, एक गाना लिखा था सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। और मैंने एक फिल्म लिखी जिसका नाम ही सलामे इश्क था। सलामे और सलामे इश्क में एक नहीं, मैंने सलामे इश्क के ऊपर 2 गाने लिखा। एक तो टाइटल ट्रैक लिखा और एक अदनान ने गाना गाया। तो ऐसे कई मौके आए जब सिमिलर सिचुएशन से बख्शी साहब के लिए सलमान खान हीरो थे और पिक्चर का टाइटल था हर दिल जो प्यार करेगा, जिसमें रानी मुखर्जी भी थी। रानी मुखर्जी। अब वो गाना इतना बड़ा, हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में। अब मैं उसके ऊपर क्या कलम उठाऊं? तो जब मेरे पास ये चैलेंज आया और उन्होंने बोला नहीं टाइटल गाना तो चाहिए, तब मैंने पूरे ख्याल को एक अलग रंग दे दिया कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा। वैसे ही बख्शी साहब की लाइन आशिक बनाया आपने। हाँ। अब दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में उठाया आपने, अब मैं उसके ऊपर क्या लिखूं? तो हिमेश को मैंने बोला बेटा देखो बहुत मुश्किल है इस पे। बोला सर आप फिक्र मत करो, मैं ऐसी ट्यून बना दूंगा कि लोगों को याद ही नहीं आएगा वो गाना। और उसने बोला कि मैं गाना शुरू यहाँ से करता हूँ, गाया भी खुद गा। तो कई बार ऐसे चैलेंज मेरे सामने आए, जो मेरे मेंटर्स रहे हैं, मेरे पापा रहे हैं, इनके गानों से कहीं ना कहीं मुझे भिड़ा दिया कि भाई अब ये है, अब आप बताओ क्या करें। अब एक और चैलेंज आपके सामने, ये तो इसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा मजरूर साहब का। ऐसा कोई मिलता जुलता चैलेंज टक्कर का गाना उन्हीं की तरह का? लकली ऐसा अभी तक नहीं आया है कोई मौका, क्योंकि मैं खैर इन लोगों के सामने जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लोग ग्रेट लोग रहे हैं, ये लोग लेजेंडरी लोग रहे हैं, मगर अभी कोई लकली ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जहाँ मुझे कोई ऐसा गाना लोग बोलें कि भाई मजरू साहब ने जैसा गाना लिखा था वैसा कोई गाना लिखो। और अगर कभी आया तो कोशिश करूँगा कि कहीं उनके आसपास कुछ लिख पाऊँ। एक और गाना है जैसे माधुरी दीक्षित का धक धक करने लगा, तो बहुत सेंशुअस माधुरी दीक्षित है, आपको सिचुएशन पहले ही समझाई गई थी और उसी हिसाब से आपने लिखा था। बिकॉज जब जब आपने माधुरी दीक्षित पर कुछ गाने लिखे हैं वो जहन में थी, तो आपके जहन में आया कि नहीं वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, गाने को लेकर कुछ ख्याल जहन में आया? बिकॉज दैट्स वेरी सेंशुअस सॉन्ग। यस। हुआ क्या कि जब एक गाना आया था आपको याद होगा मिस्टर इंडिया का, वेरी की काटे नहीं कटते दिन रात, और बहुत सरोज जी ने ही शूट किया था, बड़ा कमाल का गाना श्री जी के ऊपर हुआ था। तो जब ये इंदर कुमार, अशोक ठकरिया, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बोनी कपूर एंड ऑल, तो इन्होंने आके कहा यार एक गाना वैसा करना है। और सरोज जी ये चैलेंज है, आपके पास वहाँ श्रीदेवी थी, यहाँ माधुरी है, शायद उनका चैलेंज तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर हम लोग के पास आए भाई अब टक्कर का गाना बनाना है, आनंद मिलिंद मैं, और तो बात चलती रही, करते 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 जब ये ट्यून आई, अब उसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फोकस रंग देना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेन के गाने में थोड़ा वैसा कलर आए। और वो जो ट्यून जो बनी थी उस ट्यून में आ ऊ ई इन लफ्ज़ों को कहीं देखना पड़ता था कि जहाँ खुलता है गाना, डरने लगा मोरा जियरा डरने लगा, सैया बैया छोड़ना कच्ची कलियां तोड़ना धक धक। अब वो देखो आप उसके जो बोल है ना बहुत फ्लावरी है, बहुत वो सैया बही। तो जब आपको ऐसी कोई ट्यून मिलती है तो उस ट्यून को पहले जीना पड़ता है, और एक बार आपके जहन में ट्यून आ जाए फिर आपको लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ते, वो बह जाते हैं आपके साथ साथ साथ। समीर साहब और भी गुफ्तगू होगी, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे बदस्तूर, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है बहुत ही बेहतरीन गीतकार नगमे निगार समीर साहब। एक सवाल मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा उर्दू को लेकर, क्योंकि जिस दौर में आप आए आपके अराउंड बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज राइटर्स थे जो उर्दू से भी वाकफियत रखते थे जी। उर्दू के शायर हम कह सकते हैं अदब से ताल्लुक़ रखते थे, और आप आए, आपका उनके साथ कंपटीशन है। आपने कभी खैर उनको कॉम्पिटिटर माना ही नहीं है वही कभी कभी कहने लगे अरे बड़ा शाहकार पैदा हुआ है आनंद बख्शी साहब ने शायद आपसे जी 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 मजाक में उन्होंने कहा था, बट वो ठीक है, वो तो उनकी ज़र्रा नवाजी थी। और लेकिन फिर भी आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकारा इस बात को। आपने भी उर्दू की तालीम ली बाज़ाब्ता और आपने उर्दू अच्छे से सीखी, आप चूंकि हिंदी बैरियर से ताल्लुक़ रखते थे। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि भाई यहाँ जो लोग लिख रहे हैं ज़्यादातर शायर जो हैं वो उर्दू से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बहुत कमाल की बातें लिखी हैं, तो मुझे सीखनी पड़ी। मैंने ट्यूटर रखा, उसके साथ बहुत कुछ अभी भी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती, मगर मैं ये कहूँ कि हाँ काम चला लेता हूँ मैं अपना, और कोशिश रहती है, क्योंकि मैं इस भाषा से उर्दू से बहुत प्यार करता हूँ कि इसमें जो नफासत, जो इसकी अपनी, इसमें जो एक अदब है, जो इसमें एक लफ्ज़ों की जो रवानी है, वो मुझे बहुत पसंद है कहीं ना कहीं अंदर। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है, जबकि अक्सर लोग जो मेरा नाम कुछ ऐसा है कि लोग मुझे मुस्लिम समझते हैं, और जब मैंने वो नाम तो बहुत ज़रूरी यहाँ उस बात की पुष्टि करनी। आपके वालिद साहब का भी नाम अनजान नहीं था, बाद में उन्होंने रखा। आपका भी नाम समीर नहीं था कुछ और। ये क्या, ये शायर बनने के बाद या इंडस्ट्री में आने के बाद आप लोगों ने नाम ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नाम था वो हमको शायराना नहीं लगता था, अजीब लगता था। लोग बहुत बोले यार ये तो अजीब, किसी क्लर्क का या किसी टीचर का नाम लगता है, आपका शायरों की जैसा नाम नहीं है। सो इसी वजह से पिताजी ने भी अपना नाम अनजान रख लिया, और इसीलिए मैंने भी, जब मुझे लगा कि अच्छा चलो बदलते बदलते फिर ये नाम जब आया तो सबको लगा कि नहीं यार इस नाम में कुछ खुशबू अच्छी है, तो हमने उस तरह से नाम रख लिया। और क्या होता है ना शिबा, नाम में कुछ नहीं है, सब बात काम में है। ये हमारे जहन में था, और चूँकि सारे दोस्तों ने उसकी खिलाफत की और उन्होंने कहा यार नहीं ये नाम बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, तो तुम प्लीज़ नाम बदल दो। इस वजह लेकिन आपका क्रेडिट्स में बीच बीच में कभी आता है नाम, आपको ओरिजिनल नाम? हाँ नहीं, और लोग क्या, अभी चूँकि सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा है और स्ट्रांग है कि लोग सब जानते हैं, तो खैर वो ओरिजिनल जो है वो तो ओरिजिनल है ही है, मगर अब लोग तो जानने लगे हैं समीर नाम से, तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग समीर ही जाने। हाँ। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। जाते जाते एक आखिरी सवाल वो ये है कि समीर साहब के जहन में कोई ऐसा गाना है किसी भी शायर का, चाहे वो उनके वालिद साहब का ही क्यों ना हो, जितने भी हमारे नगमे निगार गीतकार हिंदुस्तानी सिनेमा में रहे आज तक, तो जहन में कोई ऐसा गाना है जो समीर साहब चाहते हैं कि उसको बेहतर तरीके से लिख पाते और उसमें और जज्बात डाल सकते थे? कोई जहन में शिबा ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा ज़रूर है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पे मैं चाहता हूँ। जैसे अनु मलिक जी का एक बहुत खूबसूरत गाना जो मुझे जावेद साहब ने लिखा, बहुत खूबसूरत, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, वन ऑफ द माई फेवरेट नंबर, बहुत कमाल का लिखा हुआ और उतना ही कमाल का कंपोज किया हुआ गाना। दूसरा बख्शी साहब का अगेन गाना, वो चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। ये दो गाने ऐसे हैं कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि कभी मुझे कोई ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ मैं कुछ ऐसी बात कर पाऊँ। सो आई विल बी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर कि भाई उसने मुझे एक सिचुएशन ऐसी दी, क्योंकि इन गानों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों ने क्या सोच के गाना लिखा होगा। एक ज़माने में बख्शी साहब को लोग तुबंदी का शायर कहते थे, और इस गाने को जब मैंने सुना तो उनके मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ था। एक आदमी लिखता है कि पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, आप लिखता था दिखता था, तुक मत पढ़ो, उसके अंदर का दर्द देखो। एक दो लाइन में उस आदमी ने इतना कमाल का मंजर क्रिएट कर दिया कि आपको लगता है कि यार ये तो गाना कैसे लिखा होगा, पूरा का पूरा गाना, उसकी एक एक लाइन इतिहास। तो कभी ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो मैं कोशिश जरूर करूँगा। समीर साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए, आइंदा भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। और
और बस क्या, और जितनी बात आप थक जाएंगे, मैं बोलती जाऊंगी। नहीं शिबा, बहुत अच्छा लगा और तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात ये लगी कि तुम म्यूजिक की बहुत बड़ी मुरीद हो और तुम अच्छा बोलती हो, भाषा पे तुम्हारा बहुत अच्छा कंट्रोल है। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया नवाज़िश। गॉड ब्लेस यू और डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल अगेन सिट एंड डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिबा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nwa18.com पर। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज एंड बाबा फनाब। दिल ने फिर याद किया।